हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर पा रहे होंगे। जो आज की क्लास है जो दोस्तों पॉलिटी की है, तो पॉलिटी में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो संविधान का जो विकास हुआ था उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आज की जो क्लास यूपी स्पेशल की थी और जो ज्योग्राफी की क्लास थी, ज्योग्राफी की क्लास अभी आपको कुछ टाइम के बाद में मिल जाएगी, लेकिन आज यूपी स्पेशल की क्लास नहीं हो पाई थी मॉर्निंग में। और आपकी जो क्लास इंडियन पॉलिटी की है वो आज चल रही है, आप लोगों को पता है। जैसा कि आप लोगों ने अच्छा ठीक ठाक काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है पॉलिटी की क्लास में, तो उसमें उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो यूपी स्पेशल की क्लास है उसको भी आप लोग लगातार करेंगे और ज्योग्राफी के साथ साथ में इन तीनों को लेकर के अब हम चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले आज पॉलिटी की क्लास पर इंडियन पॉलिटी में। भारत में हमने आपसे बात किया था कल। कल हम आपको बता रहे थे कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या नियमों और कानूनों के द्वारा संविधान को जब लागू किया गया, इससे पहले संविधान जब नहीं हुआ करता था, तो हमारा जो संविधान जब नहीं हुआ करता था तो क्या हमारे यहाँ पर अस्थिरता स्थायित्व नहीं हुआ करता था? क्या अस्थिरता ज़्यादा थी, असमानता ज़्यादा थी? लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं असमानता तो थी ही थी। छुआछूत जैसी बुराइयां हुआ करती थी, सती प्रथा और बहुत सारी चीजें, मतलब इन सामाजिक पारंपरिक बुराइयों को उनको संविधान के द्वारा लागू किया गया धीरे धीरे, और उनको दूर किया गया। संविधान इसलिए लागू किया गया, मैंने आपको बताया था कि देश को समानता के ढांचे में और उन्नतशील तथा प्रगतिशील बनाने के लिए हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। हम लोग इसीलिए संविधान को पढ़ते थे। हमने आपको यह भी बताया था कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है ना। तो हमारा जो संविधान है भारत देश के शासन प्रशासन को वैधता प्रदान करता है। हम लोगों में यहाँ पर क्या है, सर्व प्रमुख क्या है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, विधायिका, कुछ भी हो, इन सबसे ऊपर हमारा क्या है, संविधान है। आप लोगों को पता है। तो हम लोग आज बात करने वाले इंडियन पॉलिटी पर, और इंडियन पॉलिटी का एक सेगमेंट होगा आपका भारत का संवैधानिक विकास। जो संविधान, या तो आप देख लीजिए कि संविधान का ऐतिहासिक विकास, ये हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो हम लोग इस पर बात करेंगे आज, ऐतिहासिक विकास। सबसे पहले जब हम संविधान के ऐतिहासिक विकास पर बात करते हैं तो आपने थोड़ा सा इतिहास पर हम लोग चलते हैं और इतिहास जान करके उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दरअसल में बात यह हुई थी कि जब कुस्तुनतुनिया शहर हुआ करता था, कुस्तुनतुनिया एक तरह से राज्य हुआ करता था, एक राष्ट्र हुआ करता था। उस राज्य पर, कुस्तुनतुनिया राज्य पर पहले जो है यूरोपियों का मतलब अधिकार हुआ करता था। उसके बाद में अरबों ने उस पर आक्रमण कर लिया। जैसे ही अरबों ने उस पर कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया तो क्या हुआ, यूरोप से जो भारत को रास्ता आने वाला हुआ करता था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको। जैसे आपका मान लीजिए कि अगर ये हमारा भारत है, ठीक, यहाँ पर भारत है, तो यहाँ पर आपका जो ये वाला रास्ता हुआ करता था, इस वाले रास्ते से होकर के भारत के यहाँ पर व्यापार गुजरात में हम लोग इधर मतलब बंदरगाहों से करते थे। इधर क्या था, मिस्र, और यहाँ पर जो पार्ट हुआ करता था ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर हुआ क्या, अरबों का आक्रमण हो गया और इस हिस्से को कहीं न कहीं अरबों ने इस पूरे हिस्से को कैप्चर कर लिया। तो जब इस हिस्से को, पूरे हिस्से को कैप्चर कर लिया, अरबों ने अपने अंडर में कर लिया, तो हुआ क्या, होता यह है कि जब अंडर में कर लिया तो यहाँ पर जो रास्ता हुआ करता था जो यूरोप से जुड़ा हुआ था भारत के थ्रू, यहाँ पर भारत से व्यापार करने के लिए, तो इस रास्ते में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होने लगी। तो यूरोपीय जो मार्ग जो बंद हो गया, तो ये लोग व्यापार करने के लिए, इनको मसाले की जो आवश्यकता हुआ करती थी, भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मसाला हुआ करता था, मसाला अच्छे से बेहतर मसाला उत्पादित होता था और भारत के मसाले की मांग पूरी दुनिया में हुआ करती थी। तो बात यह है कि तत्कालीन समय में जब ये रास्ता बंद हो गया तो यूरोपियों ने सोचा कि अब हम व्यापार कैसे करें।
तो इन लोगों ने व्यापार करने के लिए नए नए रास्तों की खोज करी। इधर हुआ क्या, जैसे कि ये यूरोप हुआ करता था, इस यूरोप में यहाँ पर भारत को आने के लिए, आप कुछ भी बना लीजिए भारत का नक्शा ऐसे करके, यहाँ पर भारत आने के लिए, और यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका अफ्रीका था, इस अफ्रीका, और यहाँ पर आपका था उत्तरी अमेरिका, जो भी बना लीजिए, और ये था आपका कहीं न कहीं दक्षिणी अमेरिका। बात ये थी, यहाँ से कोलंबस निकलता है, यहाँ से कोलंबस निकला और इसकी खोज, भारत की खोज में कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। कोलंबस पहुंच गया यहाँ पर। कहीं न कहीं धीरे धीरे जो ये वाला एशिया होते हुए, ये जो भारत के साथ में जुड़ा हुआ था ये भाग, ये पूरा मतलब इसमें एशिया में हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नीचे था, इसको यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मान लिया मैंने दिखाई नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भाग हुआ करता था, इस वाले भाग से, स्पेन से और पुर्तगाल से ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, निकलना स्टार्ट किया। उसके बाद में शुरुआती तौर पर हुआ क्या था, यहाँ पर एक देश हुआ करता था इटली। इटली को व्यापार में इतना ज्यादा मुनाफा हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े नगरों शहरों का विकास हुआ। जब यहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े नगरों शहरों का विकास होता है तो ये लोग इससे जलने लगे, इटली से। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस यहाँ पर हुआ करते थे। 3 देश होके, जब आप मैप में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 3 देश हुआ करते थे, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस। इंग्लैंड कहीं ना कहीं इधर हुआ करता था, तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड अपना अलग था। इन लोगों ने सोचा कि अगर इसका व्यापार यहाँ पर इटली अच्छे से व्यापार कर पा रहा है अगर, तो हमारी वजह से कर पा रहा है, अगर हम यहाँ से व्यापार अगर मतलब अंदर की ओर माल अपना लेके नहीं जाएंगे तो ये व्यापार नहीं कर पाएगा। होता क्या है, पुर्तगाल से निकलता है, वास्को डिगामा पहुंचता है यहाँ पर, आशा अंतरीप पहुंचा। आशा अंतरीप जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर अब्दुल मजीद नाम का एक इंडियन व्यापारी हुआ करता था, मुसलमान, तो उसको यहाँ पर लेके आता है। जैसे ही आशा अंतरीप से वास्को डिगामा यहाँ पर भारत के कालीकट पर पहुंचा, तो कालीकट पर जमोरिन नाम का राजा हुआ करता था, वहां जमोरिन का शासक था। जमोरिन ने इसका क्या किया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया, किसका, वास्को डिगामा का। जैसे ही जमोरिन ने उसका वास्को डिगामा का स्वागत किया, क्योंकि जमोरिन भी कहीं न कहीं अरबों से थोड़ा बहुत परेशान हो चुका था। हुआ क्या, जब पुर्तगाल से आया हुआ नाविक वास्को डिगामा, इसने मतलब यहाँ से यहाँ तक की खोज कर ली और यहाँ भी पहुंच गया, तब इसने क्या किया, सबको धीरे धीरे पता चल गया रास्ता। 1498 में जब यहाँ पर ये पहुंचा वास्को डिगामा, तो इसने इसका स्वागत किया। जब इसने इसका स्वागत किया तो यहाँ से मसाले का बैग भर कर के सीधे ये अपने रास्ते वापस होकर के ये पुर्तगाल लौट गया। जैसे ही पुर्तगाल लौटा, इसके बहुत सारे मसाले लगभग खराब हो गए, बहुत सारे मसाले इसके खराब हो गए। जब ये मसाले खराब होने के बावजूद इसको क्या हुआ, 60% का अधिक लाभ होता है, क्या बेनिफिट हो जाता है 60% का और ज्यादा। जब इसको बेनिफिट हो गया 60% का, इतने मसाले खराब होने के बावजूद, फिर इसने सोचा कि यहाँ पर जो इंडिया में जो मसाले बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, ये महा खराब मसाले यहाँ के, हमारी यूरोप के लिए तो बहुत कीमती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सड़ा गला हुआ पड़ा हुआ जो मसाला है यहाँ के लिए बहुत कीमती है, इसको हमको अगर मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं इससे बहुत व्यापार में मुनाफा कमा लें। लेकिन फिर इसके बाद में 1503 में, शायद 1502 या 3 में आता है वास्को डिगामा, फिर से वापस चला जाता है। फिर इसके कई सारे साथी आते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे पुर्तगाली आते हैं, फिर कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बस्ती बनाने लगते हैं यहाँ पर, कई जगहों पर, गोवा में और कई चेन्नई में, मद्रास में, मतलब कई जगह पर बनाते हैं। फिर हुआ क्या, सबसे पहले पुर्तगाली आए, ये आपको इतिहास समझ में आ गया इसका। होता क्या है, इसके बाद में कहीं न कहीं जब ये लोग आए तो 1498 में इसने खोज लिया, किसने खोज लिया, पुर्तगाल का जो नाविक हुआ करता था वास्को डिगामा ने खोज लिया भारत की मतलब रास्ते की खोज। अब होता क्या है, इतिहास में जब आप छोटे रहे होंगे तो क्या पढ़ते होंगे कि यार पुर्तगाल से आया हुआ नाविक वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, फिर आप कहते होंगे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ऐसा पढ़ते होंगे। हम भी जब क्लास 3rd में हुआ करते थे तो हमने सोचा कि पहले भारत नहीं था क्या, हो गया था क्या कहीं, जब भारत की खोज कर दी वास्को डिगामा ने। तो ये नहीं था कि मतलब भारत की खोज की, भारत की ओर जाने वाला जो रास्ता हुआ करता था, यूरोप से लेकर के भारत तक जाने वाला रास्ते की खोज करी थी किसने, वास्को डिगामा ने।
वास्को डिगामा के साथ में जो कोलंबस आपका हुआ करता था, तो कोलंबस ने किसकी खोज करी थी? उसने खोज की थी अमेरिका तक जाने के रास्ते की खोज करी थी। ठीक है, ना कि भारत खो गया था कहीं और ना तो अमेरिका कहीं खो गया था। बात यहाँ तक समाप्त होती है आपकी। जब इसने क्या किया, 1498 में ये जब पहुंचा, सर्वप्रथम वास्को डिगामा पहुंचता है। उसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में वास्को डिगामा आपके सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? पुर्तगीज। कौन आया आपका? पुर्तगीज। पुर्तगीज में कौन आया? 1498 ईस्वी में दोस्तों कौन आता है आपका? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया था। देखिए दोस्त, ये मैं इतिहास लेकर के चल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता जाऊंगा ताकि इतिहास में भी आपकी समझ बन जाएगी। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो और विस्तार से पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद में होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, इसको वास्को डिगामा के साथ साथ में इसके कई मतलब नेता और उसके साथ के गवर्नर आए। तो उन्होंने क्या किया, 1600 कब 1400 अच्छा 1510 में ये लोग क्या करते हैं, गोवा को जीत लेते हैं। किसको? इन्होंने गोवा को जीत लिया था। तो गोवा को जब कैप्चर कर लिया था, गोवा कैप्चर करने के बाद में वहां पर अपनी बस्ती बनाई। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये लोग आते हैं आपके डच। डचों ने क्या किया, ये लोग आते हैं आपके वर्ष 1602 ईस्वी में। कब आए आपके? 1498 के बाद में 1602 ईस्वी में आ रहे हैं आपके डच। फिर ये लगभग 100 साल तक पुर्तगीज अकेले यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, अपना जिधर पाते हैं उधर काम करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको मारते हैं, मारने के बाद में उसकी संपत्ति को लूट लेते हैं। ऐसा इन लोगों ने अंग्रेज, जैसा कि अंग्रेज लोग बाद में अंग्रेजों ने खेला, उससे पहले पुर्तगीज ने खेल लिया था ये सब काम, कि किसी इन दोनों को आपस में लड़ाओ, तीसरे से अपना फायदा निकालो। ऐसा करते थे ये लोग, आपस में लड़ाते थे और जो कमजोर हुआ करता था उसको हटा करके जो अच्छा हुआ करता था उससे हाथ मिला लेते थे। हाथ मिलाने के बाद में उसके सामने, उसके साथ में, फिर उसके साथ में कहीं न कहीं उसको भी मार दिया करते थे। होता क्या है, जब 1602 में डच लोग आ गए यहाँ पर भारत में, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने वर्ष 1605 में अपनी एक मसूलीपट्टनम में एक कोठी ये लोग स्थापित करेंगे। कब? 1605 में इन लोगों ने अपनी मछलीपट्टनम सॉरी इसका नाम पहले हुआ करता था पट्टनम में, इन लोगों ने क्या किया, एक अपनी जो कोठी स्थापित की। क्या बनाई? यहाँ पर एक कोठी बना ली, ये लोग बना लिए कोठी। जब 1605 में इन लोगों ने अपनी कोठी बना ली, उसके बाद में इन लोगों ने कहीं न कहीं यहाँ पर शासन और प्रशासन को ध्यान तो दे रहे थे, लेकिन ये लोग कहीं न कहीं अपना मुख्य केंद्र इंडोनेशिया की ओर चले गए। ये लोग, इसको क्या इन लोगों ने नाम दिया था? भाटविया। इन लोगों ने नाम दिया था इंडोनेशिया को भाटविया। इसको इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बना दिया, और जब इन्होंने इसको मुख्य केंद्र बनाया तो ये लोग यहीं पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम व्यापार को यहीं पर अपने व्यापार को विस्तृत कर रहे थे। कहाँ पर? भाटविया या इंडोनेशिया में। तो इन लोगों ने मुख्य रूप से भारत पर ज्यादा वो मतलब वो ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने ध्यान कहाँ पर दिया? भाटविया या इंडोनेशिया की ओर। और वहीं पर इन लोगों ने क्या किया, डचों ने धीरे धीरे यहाँ पर, जब आपका यहाँ पर इनका व्यापार तो हो रहा था, मसाले के लिए यहीं से व्यापार कर रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र यहाँ पर बनाया। तो ये जब मसाला लेकर के जाते थे इंडोनेशिया में, वहां पर रखते थे, रखने के बाद मुख्य केंद्र से बड़े बड़े जहाजों के द्वारा अपने देश में ले जाते होंगे। ऐसा इनका कुछ अपना मायना रहा होगा। होता क्या है, फिर आपके आज आते हैं फ्रांसीसियों की बात कर ले थोड़ा सा। तो फ्रांसीसियों में होता क्या है, फ्रांसीसी कोई कंपनी नहीं हुआ करती थी पहले। फ्रांसीसियों में जो लुई 16वां हुआ करता था, अंतिम सम्राट। तो उस समय तत्कालीन समय में फ्रांसीसियों की बात कर ले हम लोग यहाँ पर, तो आपके क्या थे? फ्रांसीसी। अंग्रेजों की बात करेंगे अभी हम लास्ट में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो उनकी भी बात हमें करनी ही पड़ेगी। तो हम बात कर लेते किसकी?
फ्रांसीसियों की, फ्रांसीसी। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा था आपके लुई 16वां का जो मंत्री हुआ करता था, लुई 16 का एक वित्त मंत्री इसका हुआ करता था जिसका नाम था कोलबर्ट। देखिए कोलबर्ट के, देखिए ये तो आपका जो लुई 16वां था, ये तो बड़ा विलासी किस्म का शासक था, इससे कोई मतलब नहीं था। इसने क्या किया, इसके मंत्री हुआ करता था एक कोलबर्ट। कोलबर्ट ने जब देखा कि यूरोप की सभी देशों की कंपनियां भारत में और अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, सब जगह व्यापार कर रही हैं, तो इसके मन में एक सोच उत्पन्न हुई। तो इसने क्या किया, कहीं ना कहीं हम इसने सोचा कि हम भी कहीं ना कहीं अपना व्यापार जो है शुरुआत करें और अपनी कंपनी जो है शुरू करें। तो इसने क्या किया, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, सॉरी इसको FEI कर लीजिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसने इसको स्थापित किया। जब 1664 में ये कंपनी स्थापित हुई, तब आते कब है ये लोग, 1664 ईस्वी में इस कंपनी को इसने कहां पर, फ्रांस में स्थापित किया। ठीक है, होता क्या है, ये लोग फिर उसके बाद में फ्रांसिस कैरो इनका मंत्री हुआ करता था। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस कैरो आपको दिख रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से, अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर लिखूंगा। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में होता क्या है, ये लोग अपना जो सूरत में, देख लो पहले, आपको दिख रहा है ना, सूरत में क्या करते हैं, ठीक है दोस्त दिख रहा है, क्या करते हैं ये लोग अपना सूरत में पहली बार क्या करते हैं, कोठी अपने बनाते हैं। सूरत में इन लोगों ने पहली अपनी कोठी बना ली। कहां पर, सूरत में। सूरत कहां था, गुजरात में। इन लोगों ने पहली कोठी जब बना ली, स्थापित कर ली, उसके बाद में होता क्या है, वर्ष 1673 में, 1673 में फ्रैंक मार्टिन, नाम सुना होगा आपने, फ्रैंक मार्टिन, इसने क्या किया, पांडिचेरी की स्थापना की। दिख रहा है या नहीं आप दोस्तों, पांडिचेरी की जब इसने स्थापना की, ठीक है इतना दिख रहा है, इसके ऊपर लिखेंगे। हुआ क्या, 1673 में फ्रैंक मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। जैसे ही इसने फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रैंक मार्टिन ने इसकी स्थापना करी, तो होता क्या है, तो इसकी स्थापना कर दी, तो धीरे धीरे फ्रांसीसियों का राज आगे बढ़ा। जैसे जैसे फ्रांसीसी आगे बढ़ते हैं, लगभग 100 वर्ष के आसपास ये भी अपना राज करेंगे। धीरे धीरे होता क्या है, मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा आया 1498 में, उसने क्या किया, यहाँ पर कहीं ना कहीं रास्ते की खोज करी। उसके बाद में आपके आते हैं आपके डच है 1602 में, 1605 में अपनी पहली कोठी स्थापित करी मसूलीपट्टनम में। उन्होंने भाटविया को अपना केंद्र बनाया, जिसको इंडोनेशिया वर्तमान में कहते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी जो वित्त मंत्री हुआ करता था, लुई 16वां का वित्त मंत्री होता है कौन, कोलबर्ट, सॉरी लुई 14वां है वहां पर, लुई 16वां नहीं, लुई 14वां का जो हुआ करता था वित्त मंत्री, आप लोग इसको सुधार लेंगे यार, माफ कीजिए, लुई 14वां है ये, ठीक 14 है ये, इसको आप लोग सुधार लेंगे। तो लुई 14वें का जो मंत्री हुआ करता था, वित्त मंत्री, जिसका नाम था, क्या नाम था, कोलबर्ट। कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। और उसके बाद में होता क्या है, इन लोगों ने सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की। और सूरत में पहली कोठी स्थापित करने के बाद में 1673 के आसपास, 1673 में फ्रैंक मार्टिन के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर जो पांडिचेरी हुआ करती, तो पांडिचेरी की स्थापना, पुदुचेरी जिसका नाम है वर्तमान में, पांडिचेरी की स्थापना लोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं आपके अंग्रेजों पर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों में सबसे पहले आपको मैं बता रहा था एक दिन कि जब जहांगीर का शासन हुआ करता था, तो जहांगीर
अंग्रेज लिख लीजिए, अंग्रेजी शासन क्या करोगे लिख के, अंग्रेज लिख लीजिए, ठीक। तो ये अंग्रेज कब आए? सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जब 1600 सॉरी आपका, हाँ 1608 में, 1608 में होता क्या है, अंग्रेजों में सबसे पहले आता कौन है आपका, विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया और जाता है किसके दरबार में, 1608 में किसका दरबार चल रहा था, जहांगीर का। तो जहांगीर के शासन काल में सबसे पहले कौन आ रहा है, कैप्टन हॉकिंस। तो वर्ष 1608 में कौन आ रहा है आपका, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस आएगा सबसे पहले, मैंने बताया आपको कैप्टन हॉकिंस आएगा। और कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया, दरबार किसका ज्वाइन किया, कैप्टन हॉकिंस ने जाता है जहांगीर के दरबार में। जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा तब होता क्या है, तब जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो जहांगीर के दरबार के लिए इसने क्या किया था, एक मतलब वहां के जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, जॉर्ज प्रथम का, जॉर्ज प्रथम का उसका जो घोषणा पत्र हुआ करता था, तो घोषणा पत्र लेकर के आता है। तो ये घोषणा पत्र जैसे ही लेकर के आया और इसने दिया किसको, जहांगीर को दिया। जब इसने जहांगीर को दिया वो घोषणा पत्र, तो जहांगीर से इसने वार्तालाप उसकी ही भाषा में किया था, जहांगीर की भाषा में। तो जैसे ही इसने उसकी भाषा में अपनी मतलब हिंदी, मतलब अपनी लैंग्वेज में, मतलब जहांगीर की लैंग्वेज में, शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उसी वार्ता में जिस जिस भाषा को वो जहांगीर बातचीत किया करता था उसी भाषा में वो बात करता है। तो जेम्स, सॉरी यहाँ पर जॉर्ज नहीं, जेम्स प्रथम है दोस्तों, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम की घोषणा पत्र लेकर के आता है। तो जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ, जहांगीर ने इससे बातचीत करी तो इसने इसको क्या किया, 400 का मनसबदार घोषित कर दिया। किसको, इसी को। लेकिन जहांगीर ने इनको व्यापार करने के लिए क्या आज्ञा दे दी, लेकिन आज्ञा नहीं दी। क्या किया, जहांगीर ने व्यापार के लिए आज्ञा नहीं दी, जहांगीर ने व्यापार के लिए आज्ञा अधिकार नहीं दिया। तो जहांगीर ने इनको क्या किया, व्यापार के लिए अधिकार नहीं दिया। उसके बाद में होता क्या है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 1613 में, 1613 में आता है आपका सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आता है। सर टॉमस रो के द्वारा जहांगीर के दरबार में जाकर के उससे कहीं न कहीं सब करवाया जाता है। तो सर टॉमस रो को वो आपकी जो वहां पर व्यापार करने की जो आज्ञा होती है वो मिल जाती है। जब सर टॉमस रो को आज्ञा मिल गई तो कई सारे अंग्रेज भी आ गए और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अब मैं बात कर रहा था आपसे EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वो आपकी 1600 में स्थापित हो रही थी। इसकी स्थापना कब हो रही दोस्त, 1600 में इसकी कंपनी की स्थापना हो रही, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब तो अंग्रेजों को मैंने बताया आपको अंग्रेज कैसे थे, और इसी में अगर चलो ठीक है इसके आगे हम बात करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज 1608 में सबसे पहला जो आता है कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का घोषणा पत्र लेकर के आता है। लेकिन जहांगीर ने इसको 400 का मनसबदार घोषित कर दिया, लेकिन इसको आज्ञा नहीं दी, व्यापार के लिए आज्ञा नहीं मिली इसको। लेकिन 1613 में सर टॉमस रो आता है, उसको आज्ञा मिल जाती है। और जो आपकी कंपनी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ करती थी वो 1600 में होती है, मैंने आपको बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाले इनको हम क्या कहते थे, नियंत्रण करता इनके कौन थे,
इनकी हम बात करते हैं तो इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण करता थे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BO सॉरी कोड ऑफ डायरेक्टर्स, COD। क्या नाम था इनका? कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स इसको क्या करते थे, इसके नियंत्रण करता थे, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसमें जो नियंत्रण करता हुआ करते थे उसके अंडर में, उनके अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी आपके चलती थी। वही लोग जो भी बताते थे वही कार्य, उनके ही निर्णय जो हुआ करते थे सर्वोपरि हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये आपकी जो इनकी नियंत्रणकर्ता की संख्या हुआ करती थी, इनकी संख्या हुआ करती थी 24। नियंत्रणकर्ताओं की जो संख्या हुआ करती थी वो कितनी होती थी? 24 हुआ करती थी। ये 24 नियंत्रणकर्ता पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो है व्यापार में किस तरह से व्यापार करना है, कहाँ पर क्या करना है, कोठी स्थापित करनी है, क्या करना है, सब कुछ पूरा का पूरा नियंत्रण इन 24 के हाथ में होता था और यही लोग इसको नियंत्रित करते थे। आपको दिख रहा है ना? ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, ये जो इनकी संख्या हुआ करती थी ये 24 संख्या में थे। तो ये लोग क्या करते थे, पूरी कंपनी को एक तरह से नियंत्रित करते थे। हुआ क्या, वर्ष 1613 में जब सर थॉमस रो आ जाता है यहाँ पर, होता क्या है, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में 1613 में इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सूरत में, कहां पर? सूरत जो कि आपका गुजरात में हुआ करता था, यहीं पर सूरत में इन लोगों ने अपनी पहली यहाँ पर बस्ती बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोठी नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर अपनी पहली बस्ती बना रहे हैं। प्रथम, ध्यान रखना है आपको, बस्ती, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारे हिसाब से कोठी से था। तो इन लोगों ने क्या किया, वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली बस्ती बसाते हैं। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने ही यहाँ पर क्या किया, 1639 में, वर्ष 1639 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया, मद्रास पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कहाँ पर? पांडिचेरी में, जो आप लोगों को मैं बता रहा था, तो पांडिचेरी वो लोग थे, लेकिन मद्रास में इन लोगों ने क्या किया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। कब? 1639 ईस्वी में। तो इनका नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का मद्रास पर। जैसे ही नियंत्रण हुआ, सॉरी ऐसे नहीं, नियंत्रण स्थापित किया इन लोगों ने, ठीक है, नियंत्रण स्थापित किया। तो इन लोगों ने अपना मद्रास पर वर्ष 1639 में नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे लगातार। होता क्या है, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, 1687 में, कब? वर्ष 1687 में 1687 में इन लोगों ने मद्रास में इन लोगों ने पहला अपना नगर निगम क्या बना दिया, नगर निगम स्थापित किया। प्रथम नगर निगम स्थापित किया जहां पर इन लोगों ने अपने हिसाब से शासन को चलाना स्टार्ट किया। जहां पर ये लोग बस्ती बनाते थे वहां पर भी किसी को भी मतलब आने जाने की कोई परमिशन नहीं हुआ करती थी। जो भी आता था इनका परमिट लेकर के यही आता था, चाहे वो भारत के सूरत में ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब पहला नगर निगम इन लोगों ने बना लिया तो उस नगर निगम का विकास अपने तरीके से ये लोग करने लगे और वहां पर जो व्यापार हुआ करता था ये लोग अपने हिसाब से कहीं न कहीं व्यापार को करने लगे। होता क्या है, उसके बाद इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे 1687 तक ये लोग जब पहुंच जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे चल करके औरंगजेब का शासनकाल था 1687 के आसपास।
औरंगजेब चल रहा था और औरंगजेब की कब 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मैंने आपको 3-4 बार बताया है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं सत्ता को जो शासन हुआ करता था इन लोगों के हाथ में, उस शासन को लीड करने वाला औरंगजेब अब नहीं था। औरंगजेब को जैसे मैंने आपको यूपी स्पेशल की क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो औरंगजेब के बाद में जितने भी शासक है, जहांदार शाह हो, चाहे चाहे फारूक सियर हो, चाहे आपका मोहम्मद शाह रंगीला हो, आलम शाह मतलब आलम शाह आलम द्वितीय हो, कोई भी शासक रहे हो, इन लोगों ने क्या किया, कहीं न कहीं अपनी मजबूत सत्ता को स्थापित नहीं कर पाए। तो ये लोग मजबूत सत्ता को स्थापित जब नहीं कर पाए तो इन लोगों ने क्या किया, कहीं न कहीं कमजोर होते चले गए और इन लोगों के साथ में अंग्रेजों ने वो नीतियाँ, वो रणनीतियाँ अपनी अपनाई, वो तरीके अपनाए, क्योंकि कहीं न कहीं इन लोगों की जो सेना हुआ करती थी, अंग्रेजी सेना जो हुआ करती थी, अंग्रेजी जो सेना हुआ करती थी, सेना समुद्र से भी मतलब समुद्र कहां पर, स्थल और जल दोनों जगह पर क्या थी, दोनों जगह पर क्या थी, प्रशिक्षित थी आपकी। अगर ये दोनों जगह पर प्रशिक्षित नहीं होती तो कहीं न कहीं अगर स्थल पर ही ये लोग प्रशिक्षित होते तो हो सकता है ये लोगों की इतनी भारी भरकम सेना हुआ करती थी हमारे देश के राजाओं नवाबों के पास में, हो सकता है ये लोग कहीं न कहीं इनको हरा देते। लेकिन ये लोग इतने होशियार, इतने चालू, इतने दिमाग वाले थे कि इन लोगों ने मतलब समुद्र में भी अपने आप को जमा लिया। अपने आप को जमाते हुए इन लोगों ने कहीं न कहीं यहाँ के राजाओं को इनको मात दी और हरा दिया। हराने के बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। कैप्चर करते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आज की क्लास को अगर हम लोग यहीं तक रखें तो ठीक रहेगा, नहीं तो ज़्यादा क्लास लंबी हो सकती है। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और कल हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में बंगाल के नवाबों पर, और बंगाल के नवाबों के साथ में धीरे धीरे जब बक्सर का युद्ध आएगा, और बक्सर का युद्ध उसके साथ में सिराजुद्दौला को हम लोग पढ़ेंगे, मीर कासिम, और उसके बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग आएगा, वहां से हमारा संविधान का जो है विकास स्टार्ट हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे यहाँ बंगाल के अपने बंगाल के नवाबों को पढ़ करके उनके इतिहास के बारे में जानेंगे, उनकी परिस्थिति स्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, वारेन हेस्टिंग्स के साथ में लेकर के जो आया था, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास तक को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।